हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अश्विनी साधनार्जुन। हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चल रहा था और आज हमारा ये लास्ट लेक्चर है। आज हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि नया टॉपिक कौन सा स्टार्ट करना है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हमारा कंप्लीट हो चुका है, वो प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है। अगर आप उसको देखना चाहें तो प्ले लिस्ट में जाके सब लेक्चर एक सीरीज में आपको मिल जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट में इससे पहले हम लोगों ने जो देखा था तो परफॉर्मेंस, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, परफॉर्मेंस किसको करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, ये सब हम लोगों ने देखा। इसके साथ ही हमने देखा एंटिसिपेटिव ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है, नोवेशन वगैरह, ये छोटे छोटे जितनी भी चीज़ें थी। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन देखा हम लोगों ने, इम्पॉसिबिलिटी वाला पूरा पोर्शन देखा। अब हमने जैसा कि आपको बताया था कि हमारे केवल दो टॉपिक रह गए हैं, एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा डैमेजेस, कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तो डैमेज कैसे उसको मिलेगा, कंपनसेशन में क्या मिल सकता है और रेमेडी क्या मिलेगी उसको, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे आज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जैसा आप देख सकते हैं इसको कहा जाता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और सर्टेन रिलेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जैसे रिलेशंस कह रहे हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को। इसका मीन्स एक्चुअली क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इन रियलिटी इज नो कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज देयर आर सम एसेंशियल एलिमेंट of contract and quasi contract does not fulfill any essential element of the contract, because in quasi contract there is no place for offer and there is no place for acceptance। और हम पढ़ के आए हैं कि कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है ऑफर आए, ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाए। when offer is accepted it becomes a promise, and promise are group of promises forming consideration to each other is agreement, and if that agreement can be enforced by law then it is contract। but in quasi contract there is no offer, there is no acceptance। फिर ये contract क्यों है? इसको कहा जाता है कि certain relations resembling those created by contract। कुछ ऐसे relations है जिनको ये माना जा रहा है कि ये contract जैसे हैं। एक्चुअली में ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का, ये डिपेंड करता है अनजस्ट एनरिचमेंट पे। किस पे डिपेंड करता है ये? हम कह सकते हैं इसको अनजस्ट इनरिचमेंट, कि किसी भी पर्सन को किसी दूसरे के काम के बदले में अनजस्ट इनरिचमेंट नहीं लेने दिया जाएगा, उसको नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाने दिया जाएगा। इसलिए अभी तक हमने देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज़ के ऊपर ऑब्लिगेशन आता है या पार्टी जो ऑब्लिगेशन को बियर करते हैं, दैट ऑब्लिगेशन इज़ ड्यू टू एक्ट ऑफ द पार्टीज़, कि पार्टीज़ खुद ऐसा एक्ट करते हैं तब उनके ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशन आता है। बट इन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट द ऑब्लिगेशन इज़ ड्यू टू लॉ। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में जो ऑब्लिगेशन होता है वो क्या होता है? ड्यू टू लॉ होता है। टॉर्ट में भी ड्यू टू लॉ होता है, यानी आप ये कह सकते हैं कि टॉर्ट और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, अगर हम ऑब्लिगेशन की बात करें तो इसमें ये सेम है, सिमिलरिटी है इसमें। अब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट तो ये हो गया कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं लेकिन लॉ मान लेता है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है, जिससे कि किसी दूसरे पर्सन को अनजस्ट इनरिचमेंट ना लेने दिया जाए। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट डील्स विद सेक्शन 68 टू 72 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। सेक्शन 68 से सेक्शन 72 तक जो है वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, जिसमें सेक्शन 68 जो है ये हम पढ़ चुके हैं। हम इसको पढ़ा है जब हमने माइनर पढ़ा था। माइनर के एक्सेप्शन में हमने देखा था कि अगर माइनर की नेसेसरी के लिए उसकी नेसेसिटी की कोई भी चीज़ अगर दे दी गई है तो वो चीज़ उससे वापस ली जा सकती है और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वैलिड होता है माइनर के साथ भी। और सेक्शन 68 हमने उस समय बताया था। तो यहाँ पे सेक्शन 68 क्या कहता है? क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाइड टू अ पर्सन इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, दैट पर्सन मस्ट बी इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स जो सेक्शन 68 है ये केवल माइनर की बात नहीं करता है, ये ऐसे हर पर्सन की बात करता है, दैट पर्सन हु इज़ इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वो ल्यूनाटिक हो चाहे वो माइनर हो।
अब अगर कोई पर्सन इनकॉम्पिटेंट है कॉन्टैक्ट करने के लिए, तो सेक्शन 68 ये कहता है कि अगर उस पर्सन के लिए या उस पर्सन के रिप्रेजेंटेटिव के लिए या डिपेंडेंट जो है उसके, मतलब जो इनकॉम्पिटेंट पर्सन है कॉन्टैक्ट करने के लिए उसके लिए या उसके डिपेंडेंट के लिए नेसेसरी की कोई भी चीज़ अगर दी जाती है तो वो चीज़ ये वापस ले सकता है। नेसेसरी की अगर कोई भी चीज़ दे दी गई है तो वो चीज़ क्या की जा सकती है, वापस ली जा सकती है। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वैलिड होता है। लेकिन इस चीज़ को पूरा होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ जो ये है कि वो चीज़ जो है जो दी गई है वो उसके या उसके डिपेंडेंट की नेसेसरी के लिए हो। अब व्हाट इज़ necessary and what is not necessary, it depends upon case to case and it will be decided by the courts. A particular thing may be necessary for a person and that particular thing may not be necessary for another person. कि ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ जो एक पर्सन के लिए नेसेसरी है वो दूसरे के लिए भी हो। जैसे अगर कोई पढ़ाई के लिए वो ले रहा है, अपनी बहन की शादी के लिए आप कहोगे आपके माइनर का डिपेंडेंट कौन होगा, तो माइनर का हो सकता है उसकी बड़ी सिस्टर हो और जिम्मेदारी उसी पे हो, तो वो अगर किसी से पैसा लेता है तो वो कर देगा। अब इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने वाली है वो ये रखने वाली है कि ये जो इनकॉम्पिटेंट पर्सन है इसकी लायबिलिटी होती है ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, नॉट पर्सनल। देखिए दो तरह की लायबिलिटी होती है, एक पर्सनल लायबिलिटी होती है और एक होती है उस प्रॉपर्टी तक। प्रॉपर्टी तक लायबिलिटी मतलब है आपको जो भी पैसा लेना है वो आप केवल उस प्रॉपर्टी से ही वसूल सकते हैं, पर्सनली माइनर या जो भी इनकॉम्पिटेंट पर्सन होगा वो लायबिल नहीं होगा। ठीक, तो ये सेक्शन 68 बात करता है। इस पर केवल दो चीज़ आपको ध्यान रखना है, वट एवर द थिंग हैज़ बीन सप्लाइड दैट थिंग शुड बी नेसेसरी फॉर इनकॉम्पिटेंट पर्सन, एक चीज, एंड द लायबिलिटी और ऑब्लिगेशन इज टू द प्रॉपर्टी और टू द एक्सटेंड टू प्रॉपर्टी, कि जो भी प्रॉपर्टी है उसी तक उसकी लायबिलिटी होगी, पर्सनल लायबिलिटी नहीं होगी। पहली चीज तो फर्स्ट हमारा इलस्ट्रेशन ये कहता है। सेकेंड इलस्ट्रेशन हमारा कहता है रीइम्बर्समेंट ऑफ मनी पेड ड्यू बाई अनदर। कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज़ ड्यू किसी और के द्वारा है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई और बियर करता है लेकिन कर कोई और देता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई पर्सन जो दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर देता है जिसमें उसका भी बेनिफिट होना चाहिए, तो वो उस पैसे को क्या कर सकता है, रीइम्बर्स कर सकता है। इसके आप ऐसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने कोई रेंट पे ले लिया एक रूम। अब रेंट पे जो हमने रूम लिया है तो लाइट का जो बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, लैंडलॉर्ड की है। अब मान लीजिए लैंडलॉर्ड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं करता है। अब वो जब इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं करेगा तो इससे नुकसान किसका होगा, मेरा होगा। क्यों, क्योंकि हमको गर्मी में रहना पड़ेगा। अब ऐसी कंडीशन में अगर हम उस बिल को पे कर देते हैं जबकि उसको पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है, लैंडलॉर्ड पे है, तो हमारे और लैंडलॉर्ड के बीच में बिना किसी एग्रीमेंट के लॉ ये मान लेगा कि नहीं नहीं आपके बीच में ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है और लैंडलॉर्ड को आपको उतना पैसा देना होगा जितना आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है। एक इलस्ट्रेशन और 69 में इन्होंने दिया है कि अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी जो है वो लीज पे उठा दी गई है। लीज पे क्या होता है कि मूल प्रॉपर्टी को लीज पे दे दिया जाता है कुछ टाइम के लिए। अब अगर ये प्रॉपर्टी लीज पे उठा दी गई है और जो लीज पे उठाता है उसको लेजर कहते हैं, जिसको लीज पे उठाई जाती है उसको लेजी कहते हैं। अब मान लीजिए क्या हुआ कि उस प्रॉपर्टी को और उस पर कोई भी अगर टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को तो वो पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, लेजर की है, यानी कि उस प्रॉपर्टी के मालिक की है। लेकिन अगर वो पे नहीं करता है तो उस प्रॉपर्टी को क्या किया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। तो नुकसान किसका होगा, लेजी का होगा, क्योंकि अभी तो कुछ टाइम के लिए प्रॉपर्टी उसके पास है, उसे उससे फ़ायदा लेना है। तो लेजी अगर उस किसी भी अमाउंट को गवर्नमेंट को पे कर देता है तो जो भी उस प्रॉपर्टी का लैंडलॉर्ड है वो बाउंड हो जाएगा उसको वापस करने के लिए। ये सब चीज़ें जो है वो सेक्शन 69 में बताता है कि रीइम्बर्समेंट ऑफ मनी पेड ड्यू बाई अनदर, कि किसी और पे ड्यू था लेकिन अगर आपने पे कर दिया क्योंकि उसमें आपका फ़ायदा है तो वो दूसरा बाउंड है आपकी उस चीज़ को वापस करने के लिए। थर्ड कहता है ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन इंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट
नॉन ग्रेटुरियस एक्ट का मतलब आप समझ लीजिए, इसको हम कहते हैं विद कंसिडरेशन। नॉन ग्रेटुरियस का मतलब होता है विद कंसिडरेशन। अब सेक्शन 70 ये कहता है, मान लीजिए ऐसा कोई भी काम है जो एक नॉर्मल आदमी को पता है कि ये कोई भी फ्री में नहीं करता है, ये विद कंसिडरेशन ही होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई भी चीज़ है तो आप बाउंड है उसको पैसा देने के लिए। जैसे मान लीजिए कि कोई आप बैठे हुए आके आपके शू पॉलिश करने लगता है, ठीक है, तो पता है सबको कि ये जो शू पॉलिश कर रहा है ये फ्री में नहीं कर रहा है, ये पैसे के लिए कर रहा है। या आप देखते हैं कि रोड पे पानी लेके लोग बैठे हुए हैं, 10 रुपये या 5 रुपये गिलास जो है वो पानी दे रहे हैं। तो अब ये नहीं हो सकता कि आप 4 गिलास पानी पीजिए, उसके बाद उसको बोल दीजिए थैंक यू, वो चल दीजिए। वो कहे भैया थैंक यू अपना रखो अपने पास, 20 रुपये हमें दे दो, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पानी आपको पैसे से ही मिल रहा है। अब मान लीजिए किसी से ऐसे ही आपने मांग दिया कि क्या 1 गिलास पानी मिल जाएगा, वो दे दे, आप उसको 5 रुपये दो, तब भी बुराई हो जाएगी। वो कहेगा कि लो एक तो पानी पिलाया, ऊपर से इंसल्ट कर रहा है हमारे। तो ये एक कॉमन मैन को पता होता है कि कौन सी चीज़ विद कंसिडरेशन है और कौन सी चीज़ विदाउट कंसिडरेशन है। अगर ऐसा कोई भी एक्ट है जो नॉन ग्रेचुअस है, नॉन ग्रेचुअस मतलब विद कंसिडरेशन, जिसको सबको पता है कि इसका कुछ ना कुछ पैसा लिया जाता है। कोई गाड़ी साफ करने लगा, शू साफ करने लगा, आपके शू पॉलिश कर दिए या पानी दे रहा है, ऐसी कोई भी चीज़ है तो सेक्शन 70 ये कहता है ऐसा अगर कुछ भी होगा तो ये बाउंड है उस चीज़ को वापस करने के लिए। लॉ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है। इसके बाद हमारा जो 4th इलस्ट्रेशन है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का, वो कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, कि अगर किसी को कोई चीज़ पड़ी मिल गई है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये पता करे कि ये किसकी है और उसको वापस करे। अब उसको मान लीजिए पता करने के ही साधन नहीं है कि ये किसकी है तो अलग बात है। तो फाइंडर ऑफ गुड्स की ये आईपीसी जब पढ़ेंगे तो ऐसा एक कॉन्सेप्ट उसमें भी आप पढ़ेंगे, मिस एप्रोप्रिएशन, ब्रीच ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन कहलाता है वो। अब फाइंडर ऑफ गुड्स के लिए इन्होंने कहा है कि फाइंडर ऑफ गुड्स की एक तो जिम्मेदारी है कि वो उसको वापस करे, जो ओरिजिनल उसका ऑनर है उसको। दूसरा, वो उसको जब तक वापस ना कर दे तब तक उस चीज़ के ऐसे ही देखभाल करे जैसे कि वेली करता है। देखिए हमने यहाँ पे लिख भी दिया है लाइक वेली। अब वेली क्या होता है, एक ये हम कॉन्टेक्स्ट सेकंड में कौन सा पढ़ेंगे, बेलमेंट का। बेलमेंट में क्या होता है कि जब कोई पर्सन अपनी कोई चीज़ दूसरे के पास रख देता है तो उसको बेलमेंट कहते हैं। जो रखता है वो बेलर कहलाता है, जिसके पास रखी जाती है वो बेली कहलाता है। अब बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी चीज़ उसके पास रखी गई है उसकी वो देखभाल करे, टेक केयर करे उसकी। लेकिन कितनी देखभाल करे, तो ये कहा गया है कि वो उतनी ही देखभाल करे जितनी वो तब करता अगर ये चीज़ उसकी अपनी होती। मतलब जितनी वो अपनी चीज़ की केयर कर रहा है उतनी ही वो दूसरे की चीज़ की केयर करता है। तो इन्होंने कहा कि अगर कोई भी पर्सन जिसको कोई चीज़ फाइंड होती है तो वो उस गुड्स को जो भी लैंड मालिक है उसको वापस करेगा, और जब तक वापस नहीं करेगा तब तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे ही होगी जैसे कि बेली की होगी। इसका मतलब आप ऐसे समझ लीजिए वो उस चीज़ की ऐसे देखभाल करेगा जैसे कि वो उसकी खुद की चीज़ हो, जैसी वो देखभाल करता हो। फिफ्थ पॉइंट कहता है लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन गेटिंग बेनिफिट अंडर मिस्टेक और कोअर्जन। ये भी उसी की तरह है जो आपने बेली वाला देखा है। इसमें ये कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन जिसने मिस्टेक से कोई चीज़ अपने पास ले ली है या कोअर्जन से उसके पास आई है तो उसको भी वो चीज़ वापस करनी होगी। जैसे मान लीजिए कोई कोरियर वाला आया और आपको कहता है कि ये अजय का फ़ोन है। अब नाम आपका भी अजय है और आपको पड़ोसी का भी अजय है, लेकिन आपको पता लग गया कि आपने तो कोई फ़ोन बुक किया नहीं है, ये पड़ोस वाले अजय का ही होगा। इवन देन आप क्या करते हो, चाहे मिस्टेक से चाहे जानबूझ के अगर वो फ़ोन आप ले लेते हो, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप फ़ोन वो जो असली अजय हैं उनको वापस कीजिए। और अगर इस बीच में कोई भी नुकसान हो जाता है तो आप उस नुकसान को भरपाई करने के लिए जिम्मेदार हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है फाइंडर ऑफ गुड्स वाले में सेक्शन 71 में जो है कि जैसे इन्होंने ये तो कह दिया कि आप बेली की तरह उसका रख रखाव करेंगे, लेकिन ये रख रखाव करने में अगर आपका कुछ खर्चा भी होगा, भाई हम उसको टेक केयर करेंगे तो हो सकता है हमारा कुछ खर्चा हो या इस चीज़ को इस तक वापस पहुंचाने में हमारा कुछ खर्चा हो, तो ऐसा जो भी खर्चा होता है उस खर्चे को हम वापस ले सकते हैं, जिसको हम
उसकी चीज़ वापस कर रहे हैं, ये हमारा एक राइट हो जाता है। ऐसे ही अगर कोई चीज़ मिस्टेक से हमारे पास आ जाती है, कोअर्सन से आ जाती है, तो हमारी लायबिलिटी होती है कि हम इसको वापस करें। तो ये पांचों इलस्ट्रेशन जो है ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के कहलाते हैं। और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है इन रियलिटी में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि इसमें ना तो ऑफर होता है ना एक्सेप्टेंस होता है। बस लॉ जो है वो एक ऑब्लिगेशन दे देता है कि आपको यहाँ पे माना जाएगा कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है। और क्यों लॉ ये दे देता है? अनजस्ट इनरिचमेंट की वजह से, क्योंकि लॉ ये परमिट नहीं करेगा कि किसी को काम कोई और करे, फ़ायदा कोई और उठाए, क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है ये ट्रस्ट, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस पे डिपेंड करता है। ट्रस्ट, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस पे डिपेंड करता है, और उसी की वजह से ये पांच चीज़ें दी गई हैं। 68, 69, 70, 71, 72। 68 क्या कहता है? इनकॉम्पिटेंट पर्सन की नेसेसरी के लिए कोई चीज़ आप देते हो। 69 ड्यू किसी और पे है और पे आपने कर दिया है तो आप उसको रीइम्बर्स कर सकते हैं। 70 नॉन ग्रेचुअस एक्ट जो भी हैं विद कंसिडरेशन में आपको देना पड़ेगा। 71 फाइंडर ऑफ गुड्स, बेली की तरह लायबिलिटी हो जाएगी। और 72 बाय मिस्टेक या कोर्जन होता है तो वो भी आपको वापस करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अब हम बात करेंगे अपने पूरे कॉन्ट्रैक्ट के लास्ट टॉपिक की, जो बात करता है रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हमने सब देख लिया कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, कंसिडरेशन क्या होता है, फिर फ्री कंसेंट कैसे होगी, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कौन से वॉइड हैं, कौन से वॉइडेबल हैं। इसके बाद हमने ये भी देख लिया कि कॉन्ट्रैक्ट अगर बन गया है तो उसकी परफॉर्मेंस कैसे होगी। परफॉर्मेंस के बाद हमने ये भी देख लिया कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तब क्या होगा। अब बात ये उठती है कि अगर परफॉर्मेंस नहीं हुआ और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या क्या रेमेडी अवेलेबल हैं, क्योंकि हमने ये भी देख लिया था डैमेज कैसे मिलेगा, क्या होगा, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि रेमेडीज़ फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो देखिए रेमेडीज़ तो सिविल लॉ में है, लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट देता है, कुछ एक अलग एक्ट है, वो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, वो देता है। कॉन्ट्रैक्ट केवल दो रेमेडी की बात करता है, एक तो डैमेजेस और दूसरा क्वांटम मेरिट। डैमेजेस क्या है? आपको पता है कि जो भी डैमेज हमारा हुआ है उसके बदले में हमको कंपनसेशन मिल जाना चाहिए। अब ये क्वांटम मेरिट क्या होता है? ठीक है, क्वांटम मेरिट है, जैसे हमने मान लीजिए एक इलस्ट्रेशन आपको लिया था कि ए जो है ये बी के साथ एक क्या कर रहा है, एग्रीमेंट कर रहा है। वही एग्रीमेंट कौन सा कि ये 2 days इन वीक, और कब तक? फॉर 2 months। कि एक सिंगर है ये, उसने ये कह दिया है कि 2 days इन वीक और फॉर 2 months। अब मान लीजिए क्वांटम मेरिट मतलब होता है जैसे किसी ने कोई काम स्टार्ट किया, इसने क्या किया, यहाँ तक मान लीजिए पूरा इसको गाना था फॉर एग्जाम्पल 16 days के लिए, इसने 6 days गाया और उसके बाद बी ने इसको मना कर दिया, बोले नहीं नहीं अब बस करो, अब तुम्हें गाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्वांटम मेरिट कहता है कि जितना काम इसने कर दिया है, ठीक है, उतने का पैसा इसको मिल जाना चाहिए। जो भी काम इसने किया है, मतलब जिस रेशियो में काम किया है उस रेशियो में इसका पैसा इसको मिल जाना चाहिए। ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? क्वांटम मेरिट का कॉन्सेप्ट कहलाता है। अब जैसे मान लो 16 दिन का अगर इसका जो भी पैसा बन रहा हो तो 16 दिन के हिसाब से देख लो एक दिन का कितना बन रहा है, उसके हिसाब से 6 days का इसका पैसा आप इसको दे दो। तो ये तो बात हो गई क्वांटम मेरिट की। डैमेज आपको पता ही है। दो और हमारे पास रेमेडी होती है, एक कहलाती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। जैसे फ्रॉड के केस में हमने आपको बताया भी था, कभी कभी क्या होता है कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही ज़रूरी होता है। पार्टी उससे कह सकता है कि नहीं नहीं आप वही परफॉर्म कीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ों को इन द फॉर्म ऑफ मनी कंपनसेट नहीं किया जा सकता। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कॉन्सेप्ट जो है ये कहाँ दिया गया है? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में दिया गया है। और ऐसे ही इंजंक्शन का भी एक कॉन्सेप्ट होता है। इंजंक्शन में क्या होता है? इंजंक्शन में जो है वो पार्टी को किसी काम को करने से रोक दिया जाता है। ये आप पढ़ेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में और सीपीसी में। जैसे डिक्लेरेटरी होता है, मैंडेटरी होता है, कई तरीके के इंजेक्शन होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई प्रॉपर्टी पे जैसे काम कर रहा है, दूसरा बंदा कोर्ट चला गया तो कोर्ट क्या करेगा? इंजंक्शन दे देगा, व्यादेश दे देगा कि एज इट इज़ इसको रखो। जब तक कोर्ट डिसाइड ना कर दे कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, तब तक जितना काम हो गया वो तो हो गया, अब आगे इस पर कोई काम नहीं होगा।
तो ये तो इंजंक्शन की बात आ गई। अब सेक्शन 73 क्या कहता है? सेक्शन 73 ये कहता है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर हो गया है तो आपको क्या करना होगा? कंपनसेशन देना होगा। लेकिन उस कंपनसेशन को देने के लिए, जो डैमेज हैं वो देने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, उनका फॉलो करना ज़रूरी होता है। जैसे पहला तो है यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस, कि जो भी आपका नुकसान हुआ है वो यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में हुआ हो, यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में काम करते हुए हुआ हो, यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग हो। दूसरा, मान लीजिए अगर मोर लॉस हो जाए, जैसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है, टॉर्ट में भी हम देखेंगे, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस होता है। मतलब ये होता है कि जितना भाई डैमेज कितना लोगे आप, या तो जितना हमें पता है तय हो जाए कि अगर ये चीज़ है तो इसमें इतना डैमेज होगा, या उसमें स्पेशल मोर लॉस, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। कभी कभी क्या होता है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस आती हैं। अब यहाँ पे ये है कि ज़्यादा लॉस के लिए आप कंपनसेट तभी ले सकते हैं जब आपको उन स्पेशल सर्कमस्टांसेस की जानकारी हो। अगर जानकारी नहीं है तो आपको ज़्यादा कंपनसेशन भी नहीं मिलेगा। जैसे इलस्ट्रेशन हम देखेंगे, एक तो जो ये सेक्शन 73 है, इस पर बहुत लीडिंग केस है हेडले वर्सेस बैक्सटेंडेल का। पूछा जाता है कि हेडले वर्सेस बैक्सटेंडेल का केस जो है ये किस टॉपिक पे है, तो ये डैमेज पे है, ठीक है, सेक्शन 73 पे। अब हेडले वर्सेस बैक्सटेंडेल में क्या हुआ था, इसमें जैसे कोई एक मिल थी और उसमें क्या हुआ, एक मशीनरी थी उसकी जो टूट गई। उस मशीनरी को ले जाने के लिए इन्होंने कुछ लोगों से कह दिया कि इसको आप ले जाओ, सही करा के ले आओ, लेकिन उनको ये नहीं बताया कि ये मशीनरी इतनी ज़रूरी है कि इसके बिना पूरी फैक्ट्री बंद रहेगी। अब वो अपने आराम से गए और आराम से लेके आए, तो उनको लाने में 2-4 दिन का डिले हो गया। जब 2-4 दिन का डिले हो गया तो इन्होंने क्या कहा कि भाई हमारा इतना ज़्यादा नुकसान हो गया है, आप हमें इसका कंपनसेट करो। तो उन्होंने कहा हमें क्या पता था कि ये तुम्हारी कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुमने बस हमसे ये कहा था कि ये मशीन है, ये ले जाओ, सही करा के ले आओ, या तो तुम हमें बता देते कि ये इतनी इंपॉर्टेंट है जिससे पूरी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, तो हम एक्स्ट्रा प्रिकॉशन कुछ लेते हैं, ठीक है। तो कोर्ट ने यही कह दिया था कि अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस है तो उसकी जानकारी होना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे एक और इलस्ट्रेशन ले सकते हैं। केस में क्या हुआ, जैसे कोई एक बुक थी जो 8 वॉल्यूम में थी, ठीक, और उसके 3 वॉल्यूम रेलवे से भेजे गए और किसी का ऑर्डर होगा, उसको वो बुक देनी थी। अब उसको मान लो उन्होंने अगर बता दिया, क्यों? क्योंकि अगर 3 वॉल्यूम नहीं पहुंचेंगे और टोटल 8 वॉल्यूम है, 5 वॉल्यूम एक के पास है और 3 वॉल्यूम आने हैं, तो जब तक वो 3 नहीं आ जाएंगे तब तक ये 5 क्या है, बेकार है, यूजलेस है, इनको कोई लेगा ही नहीं। अब उसने लाने में बहुत देर कर दी जिससे ये इसकी डिलीवरी नहीं हो पाए। अगर यहाँ पे उसको ये पता है कि ये 3 वॉल्यूम जो है इसके साथ 5 वॉल्यूम और है, टोटल 8 है, अगर ये उससे नहीं मिलेंगे तो वो भी यूजलेस हो जाएंगे। मतलब जो ज़्यादा नुकसान, अब वैसे तो ये बेचारा कितने वॉल्यूम ले जा रहा है, 3, तो इसकी लाइबिलिटी कितने वॉल्यूम की थी, केवल 3 किताबों की, जो 3 वॉल्यूम है उसके, लेकिन इस पर कंपनसेशन कितने का पड़ जाएगा, 8 वॉल्यूम का, क्योंकि बाकी 5 ही बेकार हो गए इसकी वजह से। तो यहाँ पे जो नॉलेज है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, जहाँ पे मोर लॉस लिखा है यहीं पे सर्कमस्टांसेस आपने लिखी, यहीं पे नॉलेज और ज़रूर लिख लीजिएगा कि नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी जो है वो इसको ज़्यादा मिलेगा। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ड्यूटी टू मिटिगेट लॉस। अब तुम यही नहीं है कि तुम इंतजार कर रहे हो चलो डैमेज हो गया हमें तो कंपनसेशन मिल जाएगा, बैठे हुए आराम से। तुम्हारी भी जिम्मेदारी है कि इस नुकसान को तुम जितना कम कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी ने हमसे 50 लीटर दूध मंगाया, उसने कहा कि 50 लीटर दूध जो है वो हमें आप दे दो। हमने क्या किया, हम 50 लीटर दूध लेके गए उसके घर पे, अब वो घर पे है ही नहीं, ताला लगा हुआ है। और मान लो हमारा उसका तय हुआ था कि 60 रुपीज़ लीटर जो है हम उसको दूध देंगे 50 लीटर। अब उसने क्या किया, लॉक लगा के चला गया। अब हम ये दूध इतना कहाँ लेके जाएं। बाद में हमने उस पर केस फाइल किया और हमने कहा कि भैया ऐसा है 60 के हिसाब से मेरा 50 लीटर का जो नुकसान हुआ है वो आप पैसे दे दो। तो कोर्ट हमसे ये भी पूछ सकता है कि चलो ठीक है ये तो दे देगा, अलग बात है, लेकिन क्या इस दूध को तुमने बेचने की कोशिश नहीं की, तुम किसी और को बेच देते होटल पे कहीं पे। तो ये कह रहा हम बेच तो रहे थे लेकिन वो 40 से ज़्यादा दाम ही नहीं दे रहे थे, तो हमने जो है उनको बेचा नहीं। तो कोर्ट कहेगा बहुत अच्छा किया तुमने नहीं बेचा, तुम गधे हो बहुत बड़े, और उससे कह देगा तुम इनको 20 रुपये के हिसाब से नुकसान दे दो। क्यों? क्योंकि कोर्ट ये कहेगा कि अगर ये तुमने 40 रुपये में बेच दिया होता
तो इस आदमी को कितना तुम्हें देना होता नुकसान का, केवल 20 रुपये के हिसाब से, क्योंकि तुम्हारा नुकसान कितना हुआ है 1 लीटर पे 20 रुपये का। तो तुम्हें अगर कोई लॉस हो रहा है तो उस लॉस को मिटिगेट करने की भी ड्यूटी तुम्हारी है कि आप कोशिश करो कि वो लॉस कैसे हो जाए, कम हो जाए। तो ये तो सेक्शन 73 जो है ये डैमेज की बात करता है। हैडले वर्सेस बैक्सटेंडल का केस है और कॉन्ट्रैक्ट से डैमेज और क्वांटम मेरिट का कॉन्सेप्ट आता है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और इंजंक्शन हमें पता लगता है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक तो यूजुअल कोर्स में होना चाहिए, अगर ज़्यादा लॉस हो रहा है तो उसकी स्पेशल सर्कमस्टांसेस हो, उसकी जानकारी होनी चाहिए और उसकी ये भी ड्यूटी है कि वो इस लॉस को मिटिगेट करे, कोशिश करे कि कम से कम हो जाए, जो भी प्लेंटिफ है। इसके बाद इसका जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन आता है वो आता है सेक्शन 74, क्योंकि ये तो सेक्शन 73 में हो गया, ये सेक्शन 74 हो गया। सेक्शन 74 बात करता है कि अगर जो कंपनसेशन है उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने पे खुद ही स्टिपुलेटेड कर दिया है, मतलब पार्टीज़ ने ये तय कर लिया है कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपको इतना पैसा देना होगा। जैसे क्या कहता है सेक्शन 74, कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पेनाल्टी स्टिपुलेटेड फॉर, उन्होंने खुद ही तय कर लिया है कि अगर आप ब्रीच करोगे तो आपको इतनी पेनाल्टी देनी पड़ेगी। किसने किया है? पार्टीज़ ने कर लिया है। अब इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस 2 चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, एक जनरल कंडीशन होगी और एक है कि गवर्नमेंट की कंडीशन। जनरल कंडीशन में हमने लिखा है रीजनेबल बाय कोर्ट नॉट एक्सीडिंग स्टिपुलेटेड अमाउंट, मतलब जैसे ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उन्होंने अगर कह दिया है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ तो 5,000 रुपये की पेनाल्टी तुम पे पड़ेगी या तुम्हें 5,000 रुपये देने होंगे, तो इन्होंने कितने रुपए बता दिए हैं? 5,000। तो अब क्या होगा कि इनको कितना पैसा देना है, कितना कंपनसेशन देना है, ये कोर्ट डिसाइड करेगा जो उसको रीजनेबल लगे। और कोर्ट जब डिसाइड करेगा तो ये किसी भी कीमत पे 5,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। 4,000 करे, 2,000 करे,